देवस्थानम बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार नहीं होगा। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हकूकधारी देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की बात कही थी, जिस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति साफ की है और कहा है कि फिलहाल इस पर पुनर्विचार नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या टकराव की स्थितियां हैं, क्या मुख्यमंत्री का मत और पर्यटन मंत्री का मत अलग अलग है, या फिर पुनर्विचार की जो सोच थी उसे रद्द किया गया है। लेकिन बड़ी खबर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार नहीं होगा और ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार होगा। तो सवाल यह है कि किसकी बात जनता माने, हक हकूकदारी पुजारी पंडे माने कि पुनर्विचार होगा या नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हकूकदारी देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। धरने पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभालने के बाद ये कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार होगा, लेकिन अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि पुनर्विचार नहीं होगा। तो आखिर ये उहापोह की स्थिति क्यों है? पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीएम कहते हैं पुनर्विचार होगा, पर्यटन मंत्री कहते हैं पुनर्विचार नहीं होगा, ये चल क्या रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर? देखिए, इसे हम सामंजस्य की कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब कुर्सी संभाली थी तो हरिद्वार में उन्होंने ये बयान दिया था कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वो पुनः विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पर्यटन मंत्री हैं और देवस्थानम बोर्ड में मंत्री हैं जो सतपाल महाराज, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब फिलहाल देवस्थानम बोर्ड पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ है कि अभी जो तमाम तीर्थ पुरोहित, पांडा समाज और तमाम जो यहाँ के हक हकूकदारी है वो लगातार पिछले समय से जो मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाए, तो उन्होंने फिलहाल इस पर पुनर्विचार न करने की बात कही है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर जो तमाम मंदिर जिनको इसमें रखा गया है देवस्थानम बोर्ड में, उनके जो तमाम हक हकूकदारी है, तीर्थ पुरोहित हैं, वो इससे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभवतः इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन पर्यटन मंत्री के मना करने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल देवस्थानम बोर्ड पर आगे विचार नहीं होगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए पंकज। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है और फिलहाल सीएम तीरथ सिंह रावत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। यहां पर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। उत्तराखंड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए तीरथ सिंह रावत नितिन गडकरी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आज उनका केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो उत्तराखंड हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी चर्चा होगी। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, मुलाकातों का सिलसिला लंबा है, किस किस से आज मुलाकात होनी है, क्या कुछ उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं? जी देखिए, बात करें अगर उद्देश्य तो सबसे पहले मैं अपडेट दे देना चाहता हूं। तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात चली केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ और अभी तुरंत मुख्यमंत्री उनके आवास से निकले। मैं भी उनके आवास पर ही मौजूद हूं। यहां से निकलकर वो सीधे जा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के पास, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता हैं और उनका आशीर्वाद देने जा रहे हैं, शिष्टाचार भेंट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये उनकी शिष्टाचार भेंट रहेगी। वहीं अगर आज बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ मुलाकात की और कोरोना को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में बताया कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से तैयारियां कर रखी है, आगे किस तरीके से तैयारियों की जरूरत है और टीकाकरण के लिए टीका की भी मांग की गई है, क्योंकि 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका टीकाकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है टीके की कमी के चलते। लिहाजा केंद्र से मांग की गई है कि ज्यादा से ज्यादा टीका भेजा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो बिल्कुल सके। तमाम मसले हैं अविनाश, तो मुख्यमंत्री और किस से आज मुलाकात हो सकती है? कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जो मुलाकात की बात आ रही, कौन कौन लोग हैं जिनसे आज मुलाकात होगी? जी देखिए, उद्देश्य अगर बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हो चुकी है। आगे दो महत्वपूर्ण मुलाकात में होगी उनकी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से, जहां पे वो संचार को लेकर उत्तराखंड में जो कमियां हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर शाम 5 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। तो फिलहाल ये दो अहम मुलाकात उनकी है जो आज होनी है। इसके अलावा एक शिष्टाचार भेंट है मुरली मनोहर जोशी के साथ। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।
और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बयान दिया है कि चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सुझाव दिया है वो अच्छा है, लेकिन इस पर जो भी फैसला होगा वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए लिया जाएगा। एबीपी गंगा से खास बातचीत में दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष ने बैठक ली। बैठक में क्या कुछ रहा, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर क्या रहा है, चूंकि 2022 में चुनाव है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, लंबी बातचीत हुई है आपकी, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं संगठन को? आज पूरा विश्व और हिंदुस्तान भी कोरोना ऐसी संक्रमण महामारी से गुजर रहा है। इसमें हमने यही संकल्प लिया, सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों में जाकर जितने भी गाँव हैं सभी गाँवों में हमारे कार्यकर्ता जाएं, सेवा के कार्य करें। हमने करीब 50,000 ब्लड डोनेशन यूनिट का एक टारगेट लिया था, मुझे लगता है कि वो भी 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। समीक्षा बैठक हुई, क्या समीक्षा से आपके संगठन मंत्री आप प्रसन्न रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है 2022 में? देखिए, समीक्षा बैठक खाली सेवा ही संगठन की हुई थी। हमसे बातचीत करने के लिए थे उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जो कि कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिनों में उत्तराखंड में संगठन के स्तर पर बैठक होगी जो 2022 के चुनाव के मद्देनजर अहम होगी। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और देहरादून विधानसभा में आपदा प्रभावितों के लिए विस्थापन को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में अधिकारियों के साथ साथ आपदा प्रभावित इलाकों के स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं। बैठक में विपक्ष के विधायक भी शिरकत कर रहे हैं। आपदा विभाग के मंत्री धन सिंह रावत ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें तमाम बातों पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके विस्थापन को लेकर समीक्षा बैठक है। बैठक में अधिकारियों के साथ साथ आपदा प्रभावित इलाकों के स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। 8 और 9 जून को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं 10 जून से फिर देवभूमि का मौसम बदलेगा और 10 से 12 जून तक प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में इस बार जोरदार बारिश होने के पूरे आसार हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ से बड़ी तादाद में मलबा गिरने की वजह से गंगनानी सोनगर के पास हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से लगातार मलबा तेजी से सड़क पर गिर रहा है और इसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यहां गुजरने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और जिस तादाद में मलबा सड़क पर आया उससे यही लगता है कि इसे हटाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को भी काफ़ी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। तो देखिए, ये जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हुआ है और परेशानी बढ़ गई है। तो मलबे की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हुआ है और अब इसे हटाने की कोशिश की जा रही है और ज़्यादा वक्त लगता है तो वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं, इस पर विचार हुआ। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत के मामलों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी सख्त हो गई है। इसी के तहत हरिद्वार एसएसपी ने रुड़की का दौरा किया। यहां पर उन्होंने जानकारी दी कि अवैध शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, साथ ही शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कच्ची और अवैध शराब बनाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर कच्ची शराब, कच्ची लहन को नष्ट किया जा रहा है। जो भी कच्ची शराब बेचने वाले हैं, इनका चिन्हीकरण की कार्रवाई हमने किया है। उनका जो अभी वेयर अबाउट्स अभी क्या कर रहा है उस चीज़ को हमने चेकिंग किया है। लगातार जो है चेकिंग और दबिशन डाला जा रहा है। काफ़ी मात्रा कहाँ कच्ची शराब जो है प्रचलित में है, वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लहन को हमारे द्वारा नष्ट किया गया है। विकासनगर के लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना स्थल जुड्डो पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। देश के सभी राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन जुड्डो में ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश धरने पर जो ग्रामीण बैठे थे वहां पर उप जिलाधिकारी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जल विद्युत परियोजना के लिए ली गई जमीन के बदले उन्हें जमीन नहीं दी जाती, तब तक बांध प्रभावित ग्रामीण अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बांध बनाने वाली कंपनी UJVNL और राज्य सरकार उनकी मांग की अनदेखी कर रहे हैं और इस बांध की वजह से ग्रामीणों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण हैं यहाँ पर आए हैं, जो हमारा व्यासी प्रोजेक्ट है, इसमें जो भूमि इसमें डूब
क्षेत्र में आने वाली है उसके तहत उनकी कुछ मांगे हैं, समस्या है, तो उसी पे आज उसी के संबंध में हमने इनके गाँव से प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था, तो जिससे भी वार्ता की गई है और कल भी इनके साथ वार्ता की गई थी। और बात उत्तराखंड की कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। कुछ रियायतों के साथ प्रदेश में 15 जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। फल, सब्जी, दूध की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकान 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। राशन, किराने की दुकान, जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। स्टेशनरी की दुकानें 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। कपड़े, दर्जी, चश्मे की दुकान 11 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। साइकिल, ड्राई क्लीनर्स और ऑटो पार्ट्स की दुकान 11 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। फोटोकॉपी, टिम्बर मर्चेंट की दुकान 9 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। तो एक हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ रियायत देने की कोशिश की है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। इस बार राज्य सरकार ने कोशिश की है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ बाज़ारों को रियायत दी जाए। इसमें खासकर जो कपड़े की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं या ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं, इसके अलावा जो अन्य दुकानें हैं, फोटोकॉपी की दुकानें हैं और तमाम जो ड्राई क्लीन्स की दुकानें हैं, और ऐसी तमाम दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। ये दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 बजे तक खोली जाएंगी। तो कह सकते हैं कि हल्की राहत देने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी अभी इस बात से नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकार ने शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। ये दुकानें 9, 11 और 14 जून को खोली जाएंगी। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक शराब की दुकानें इस बार खोली जाएंगी। तो कह सकते हैं कि सरकार ने व्यापारी हितों को ध्यान में रखने के साथ साथ अपने वित्तीय संसाधनों को भी बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि कोरोना के दौरान जो लगातार सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है उससे भी उभारा जा सके। व्यापारी लगातार अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने बाजारों को खोलने का जो समय है, जो वक्त है, वो कम निर्धारित किया है। उनकी डिमांड है कि इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि बाजारों में भीड़ ना हो। लेकिन सरकार अभी भी कोरोना कर्फ्यू को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगा रही है ताकि जो मामले हैं वो घटते रहें, बढ़े नहीं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। दिल्ली और यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में उत्तराखंड में भी अनलॉक की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में उत्तराखंड में कम संक्रमण वाले इलाकों में बाजार खोलने की तैयारी है, लेकिन ये फैसला प्रदेश सरकार जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही लेगी। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में अभी कोविड के एक्टिव मामले दूसरे जिलों से कम है। ऐसे में यहाँ छूट मिल सकती है। निश्चित रूप से ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कल का आपको 600 के आसपास था, उससे पहले दिन आपको 1000 मिला, उससे पहले दिन 500 कुछ था, उससे पहले दिन 800 कुछ था। तो अभी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं और तहसील वाइज हम लोग आंकड़े मंगवा रहे हैं। तो कल आंकड़े प्राप्त होने के बाद अगर आशानुरूप आंकड़े होंगे तो निश्चित रूप से ढलाई दी जाएगी। मसूरी में क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से सड़क करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया गया। दूसरी 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मांग पत्र भी दिए गए, जिसको कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का तत्काल निवारण करने के निर्देश दिए गए। 10 साल से करोड़ों रुपये के विकास कार्य हमने कराए हैं। उसी कड़ी में आज 80 लाख के सड़क और सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। और आगे भी एक मांग पत्र मुझे मिला था, एक पुलिया और सड़क की मांग की, हमने उसको हाथों हाथ स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विकास के दम पर हमने लोगों के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि लगातार इस क्षेत्र की जनता का प्यार मुझे मिलता है और आगे भी उनको भरोसा दिलाया कि जो भी विकास के काम होंगे उसमें चाहे कहीं से भी करें, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की मांग है कि अब 4 धाम यात्रा को खोलने पर विचार करना चाहिए। इस पर गंगोत्री धाम के पुरोहितों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि यात्रा चलती रहे और कोविड के नियमों का पालन होता रहे।
पुरोहितों का ये भी कहना है कि उनकी इतनी ही चिंता है तो फिर उन्होंने सीएम रहते हुए पुरोहितों और हक हकूकदारियों के हितों के बारे में क्यों नहीं सोचा। पुरोहितों ने पूर्व में भी कहा है कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे जो है यात्रा भी चलती रहे और कोविड का भी पालन हो सके, जैसे 72 घंटे की RT-PCR तमाम ऐसी बातें तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खुलने से पूर्व कही। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कहना चाहता हूं कि आपको आज व्यापारियों की बड़ी चिंता हो रही है। इससे पूर्व आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब तो आपने कभी भी व्यापारियों के बारे में और चार धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके बारे में कभी सोचा नहीं, उनके बारे में कोई आपने बात। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम आज संबोधन है। क्या संबोधन में हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए उदय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कार्यालय तरफ से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री शाम 5 बजे संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय तरफ से ये नहीं बताया गया कि किन मुद्दों पर उनका संबोधन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कभी बोलने के लिए आते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है जिससे कि पूरे देश के लिए वो एक नया चीजें रहती है। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं, टीकाकरण चल रहा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ बोले, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना संबंधित और इन तमाम सारी चीजों मुद्दों से ही लगातार प्रधानमंत्री बोलेंगे और शाम 5 बजे उनका संबोधन होगा। फिलहाल उनके कार्यालय की तरफ से केवल यही जानकारी दी गई कि शाम 5 बजे संबोधन होगा, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होगा। अब क्या संदेश वो देने वाले हैं, इसके लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। हम आपको पूरा संबोधन दिखाएंगे।